शेड्यूल देखा था, सप्लाई का कर्व, उसका शेप कैसा बनता है, वो अपवर्ड राइजिंग होता है। रीजन क्या था, तो डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है प्राइस एंड सप्लाई के बीच में, और शेड्यूल की मदद से हम लोगों ने कर्व ड्रॉ किया था। शेड्यूल क्या है, तो टैबुलर फॉर्म है किसी भी सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी का, और कर्व को कैसे डिफाइन करें, तो ग्राफिकल फॉर्म है किसी भी कमोडिटी के सप्लाई शेड्यूल का। आज हम लोग इस वीडियो में नए टॉपिक पे चलेंगे, जो भी है हमारा अगला टॉपिक, दैट इज लॉ ऑफ सप्लाई। आज हम लोग लॉ ऑफ सप्लाई पे बात करेंगे कि क्या मतलब है लॉ का। लॉ है तो आप सब याद करो, जब भी हम लॉ पढ़ते हैं तो उसके अंदर हमको कुछ कुछ बातें करनी होती है। जैसे सबसे पहले आपको लॉ के अंदर जानना होता है मीनिंग, लॉ का मतलब क्या है, स्टेटमेंट क्या है। दूसरी बात जो जाननी होती है वो है एजम्पशंस, की लॉ है तो उसे प्रूफ करने के लिए आपको कुछ बातों को अज्यूम करने की जरूरत है, मानने की जरूरत है। तो हम देखेंगे लॉ ऑफ सप्लाई के एजम्पशंस, एंड देन हम लोग उस लॉ को एक्सप्लेन करेंगे, तो एक्सप्लेनेशन देखेंगे, और एक्सप्लेन करने के लिए हम यूज करेंगे एक टेबल शेड्यूल, और उसके साथ हम बनाएंगे डायग्राम, एक ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन होगा हमारा थर्ड टॉपिक इस लॉ के ही अंदर। और आखिरी चीज जो हम लोग इस लॉ में बात करेंगे वो होगा इस लॉ के एक्सेप्शंस क्या क्या हैं। एक्सेप्शंस बोलने का मतलब हो गया कि कहां पर ये लॉ जो है आपको देखने को नहीं मिलेगा, कब ये लॉ आपका एप्लीकेबल नहीं होगा, तो वो हम एक्सेप्शंस में बात करेंगे। तो ये चार चीजें जो है हमको इस लॉ में देखनी है। तो चलो फटाफट से शुरू करेंगे इस लॉ के मीनिंग से। और इससे पहले कि शुरू करूं आपको एक बात बता दूं, लॉ ऑफ सप्लाई से सिंपल टॉपिक अभी तक हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया है, ठीक है। दिस इज द सिंपलेस्ट टॉपिक आपको जो अब तक देखने को मिलेगा। बहुत ही इजी लॉ है। चलो जरा जल्दी से इसकी मीनिंग को समझें कि क्या मतलब है इस लॉ का। तो देखना, इफ अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, ठीक है, अगर बाकी की जो चीजें हैं वो कांस्टेंट हो जाती हैं। मैं अदर थिंग्स आपको 2 मिनट के बाद बताती हूँ कि अदर थिंग्स में हम क्या बात कर रहे हैं। पहले मीनिंग देखते हैं। इफ अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, देन देयर इज ए पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ ए कमोडिटी। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई बोलता है कि अगर आप अदर थिंग्स को कांस्टेंट मान लेते हो, ठीक है, देन आपको पॉजिटिव रिलेशनशिप देखने को मिलेगा किसी भी कमोडिटी के खुद के प्राइस और उसके क्वांटिटी सप्लाइड के बीच में। अब यहाँ पर क्या है, ये अदर थिंग्स का क्या मतलब हो गया। तो देखो, हम लोगों ने अपने कुछ पिछले वीडियोस में डिस्कस किया था कि किसी भी कमोडिटी के सप्लाई को बड़े सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। याद है, हम लोगों ने सप्लाई फंक्शन का इक्वेशन लिखा था जिसमें बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो किसी भी कमोडिटी के सप्लाई को करते हैं अफेक्ट, और इन सबको हम लोगों ने डिटेल में देखा है कि ये कैसे अफेक्ट करते हैं। जी है, टी है, G is the goal of the firm। अच्छा, स्टार्टिंग से देख लो तो PR is the price of related good, PF price of factors of production, NF is number of firms, G stands for goal of the firm, T stands for state of technology, EX stands for business expectation, और था आपका GP that indicates the government policy। तो ये लॉ बोलता है कि अगर आप ये बाकी के जो फैक्टर्स हैं, एक को छोड़ दिया है, ठीक है, प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी एंड सप्लाई को छोड़कर, सप्लाई को अफेक्ट करने वाला जो प्राइस है उसको छोड़कर बाकी के जितने भी फैक्टर्स हैं जो किसी भी कमोडिटी के सप्लाई को अफेक्ट करते हैं, जब आप उन सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट मान लेते हो, उनको आप कांस्टेंट रखते हो, तो उस सिचुएशन में प्राइस और सप्लाई के बीच में कैसा रिलेशनशिप देखने को मिलेगा, तो दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप देखने को मिलेगा, यानी कि पॉजिटिव। डायरेक्ट बोलो या पॉजिटिव बोलो, सेम थिंग है। तो लॉ जो है वो हमको यही कहता है कि अगर हम बाकी के फैक्टर्स को कांस्टेंट रखें तो हमें प्राइस और सप्लाई के बीच में डायरेक्ट यानी कि पॉजिटिव रिलेशनशिप देखने को मिलेगा। अब पॉजिटिव रिलेशनशिप का क्या मतलब है, तो पॉजिटिव रिलेशनशिप का मतलब है कि अगर प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीज करेगा, अगर प्राइस मार्केट में बढ़ेगा, तो उस सिचुएशन में उसके रिस्पॉन्स में जो क्वांटिटी सप्लाई है वो भी मार्केट में क्या होगा, इंक्रीज करेगा। और इसका जस्ट उल्टा वाइस वर्सा, अगर प्राइस ऑफ द
कमोडिटी मार्केट में डिक्रीज करेगा तो इसके रिस्पॉन्स में जो सप्लाई है कमोडिटी का वो भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। यानी कि एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ेगा, और अगर एक कम हो रहा है तो दूसरा भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो जब ऐसा कुछ नेचर देखने को मिलेगा तो उसे हम कहेंगे डायरेक्ट, ये दोनों एक दूसरे के साथ डायरेक्टली रिलेटेड हैं, दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप है, और यही पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द सप्लाई एंड द प्राइस के बीच में आपको लॉ ऑफ सप्लाई से देखने को मिलता है। कब? जब आप अदर थिंग्स को कैसा मान लेते हो, तो रिमेन्स कांस्टेंट मान लेते हो। अदर थिंग्स का मतलब समझ में आया? अदर थिंग्स बोल रहे हैं मतलब अदर डिटरमिनेंट्स की बात हो रही है। किसके डिटरमिनेंट्स की बात हो रही है? तो किसी भी कमोडिटी के सप्लाई के बहुत सारे होते हैं डिटरमिनेंट्स जो उसे करते हैं अफेक्ट। आप उन सबको कांस्टेंट कर दो तो प्राइस और सप्लाई एक दूसरे के साथ पॉजिटिवली रिलेटेड होते हैं। यानी कि 10 मोर क्वांटिटी इज सप्लाइड एट द हायर प्राइस एंड लेस क्वांटिटी इज सप्लाइड एट द लोअर प्राइस। वही बात हो गई कि पॉजिटिव रिलेशनशिप है, मतलब ज्यादा क्वांटिटी कब सप्लाई होगा, जब प्राइस क्या होगा, ज्यादा होगा, और इसका जस्ट उल्टा कम क्वांटिटी आप कब सप्लाई करोगे, जब प्राइस जो है वो कम होगा। तो ये है आपका लॉ, जिसका मीनिंग हम लोगों ने समझा। बहुत ही सिंपल है, बस एक लाइन याद रखना है। ओके, एक ही लाइन है। क्या? अदर थिंग्स को कांस्टेंट रखते हैं तो प्राइस और सप्लाई दोनों एक दूसरे के साथ पॉजिटिवली रिलेटेड है। प्राइस बढ़ेगा, सप्लाई भी बढ़ेगा, प्राइस कम होगा, सप्लाई भी कम होगा। अब देखते हैं हमारा लॉ का जो सेकंड टर्म है, हम लोगों ने पहला देखा, मीनिंग देख लिया है क्या है। सेकंड क्या बात करनी है? एजम्पशंस पे बात करनी है। जरा देखो एजम्पशंस क्या है। इतने सारे एजम्पशंस देख करके घबरा जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको सिंपली एक टर्म बताती हूँ, उसी से सारे एजम्पशंस याद होंगे। देखो, इसका एजम्पशन ना इतना भी नहीं डिस्कस करना पड़ेगा, बस ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि एग्जाम में हमको इतना लिखना है, लेकिन याद बस इतना ही रखना है। देखो, तो इसको डेफिनेशन में हम लोगों ने पहले लाइन में देखा है, इफ अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, है ना। तो ये जो अदर थिंग्स है मतलब बताया अदर डिटरमिनेंट्स कौन कौन से, तो ये सारे डिटरमिनेंट्स हैं, ठीक। तो इन एजम्पशन में क्या करना है ना, आपको इन्हीं डिटरमिनेंट्स को रिमेन्स कांस्टेंट करके लिख देना है। बस मानते बोलते जाओ, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी रिमेन्स कांस्टेंट, पहला एजम्पशन हो गया, ठीक है। पीएफ, प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रिमेन्स कांस्टेंट। एनएफ, नंबर ऑफ फर्म्स इन द मार्केट रिमेन्स कांस्टेंट। जी, गोल ऑफ द फर्म रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब मान लेना है कि जितने भी फैक्टर्स हैं कोई चेंज नहीं हो रहे, देयर इज नो चेंज इन अदर फैक्टर्स ऑफ सप्लाई या अदर डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई। और जब आप इसको ऐसे लिख दोगे तो यही बन जाएगा एजम्पशन। देखो वही लिखा हुआ है, कुछ नया नहीं है। पहला एजम्पशन, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। मतलब यहाँ पे बात हो रही है एसपीआर, शॉर्ट में याद रखना है कि प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है। आप इसको वैसे भी लिख सकते हो, there is no change in price of related commodity. Similarly, number of firms in the market remains constant, ठीक है, नंबर ऑफ फॉर्म्स नहीं बदलेंगे। गोल ऑफ द फर्म जो है वो भी कांस्टेंट होगा। गोल में याद है ना, 2 गोल पढ़ा था, मैक्सिमम प्रॉफिट पहला एम, या हो सकता है क्या, तो मैक्सिमम सेल्स। तो मान लो अगर आपके फर्म का एम है मैक्सिमम प्रॉफिट, तो यही रहेगा, ये नहीं बदल के आएगा, ठीक है। या फिर अगर आपके फर्म का एम है मैक्सिमम सेल्स, तो यही रहेगा, यही कांस्टेंट हो जाएगा। मैक्सिमम प्रॉफिट में चेंज नहीं होगा। तो मान लिया गया है कि गोल ऑफ द फर्म जो है वो कांस्टेंट है। नेक्स्ट, प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आल्सो रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, इनपुट्स हैं, उनकी कीमत में कोई चेंज नहीं हो रहा, वो भी रिमेन्स कांस्टेंट है। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट, भाई टेक्नोलॉजी में भी कोई चेंज नहीं हो रहा। मान लो तभी आपको प्राइस और सप्लाई के बीच में पॉजिटिव रिलेशन देखने को मिलेगा। बिजनेस एक्सपेक्टेशन में कोई चेंज नहीं हो रहा। अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हो तो पॉजिटिव ही सोचते रहोगे, और अगर नेगेटिव सोच रहे हो तो नेगेटिव ही सोचते रहोगे। मान लिया गया है कि देयर इज नो चेंज इन बिजनेस एक्सपेक्टेशन। साथ ही साथ अगला एजम्पशन है देयर इज नो चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज। मतलब टैक्स में भी कोई चेंज नहीं हो रहा, जो रेट ऑफ टैक्सेशन लगा हुआ है वही लगा रहेगा, और सब्सिडीज में भी कोई चेंज नहीं हो रहा है। मतलब सब्सिडीज भी अगर गवर्नमेंट दे रही है तो देती रहेगी, या नहीं दे रही है तो नहीं देगी। मतलब टैक्सेशन एंड सब्सिडीज में कोई चेंज नहीं हो रहा है।
तो देखो शॉर्ट में याद रखने का बिल्कुल तरीका है कि अदर थिंग्स में याद रखने का अदर डिटर्मिनेंट्स, और अदर डिटर्मिनेंट्स हम लोगों ने सप्लाई फंक्शन में देखा ही हुआ है, तो शॉर्ट में इनको याद रखना। और एजम्पशन लिखने की बारी आएगी तो बस सब में एक चीज लगाते जाना है। क्या लगाते जाना है? रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, रिमेन्स कांस्टेंट। या फिर ऐसे भी कह सकते हो देयर इज नो चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, रिलेटेड कमोडिटी, देयर इज नो चेंज इन नंबर ऑफ फॉर्म्स, तो आप कुछ भी लिख सकते हो, बहुत ही सिंपल है, दिस इज एजम्पशन। अब बारी है हमारे अगले टर्म की। हमने देख लिया है लॉ का मीनिंग, पॉजिटिव रिलेशन बता रहा है प्राइस एंड सप्लाई के बीच में। एजम्पशन में देख लिया है कि अदर थिंग्स जो है वो कांस्टेंट है, अदर थिंग्स मतलब अदर डिटर्मिनेंट्स कांस्टेंट है। अब अगला टर्म है हमारा दैट इज एक्सप्लेनेशन, जो हम टेबल और ग्राफ की मदद से करेंगे। चलो देखो तो एक्सप्लेनेशन में हम लोगों ने यहाँ पे एक सिंपल सा टेबल बनाया हुआ है, शेड्यूल बनाया हुआ है, जो सप्लाई लॉ ऑफ सप्लाई के बारे में आपको बता रहा है। यहाँ पे प्राइस दिया है और क्वांटिटी सप्लाइड दिया हुआ है, ठीक है, क्वांटिटी है, प्राइस रुपीस में ले रखा है और क्वांटिटी यूनिट वाइज लिया हुआ है। अब देखो इस शेड्यूल से क्या पता लग रहा है, जब प्राइस ऑफ द कमोडिटी 10 रुपीज पर यूनिट है तो कितनी क्वांटिटी सप्लाई हो रही है? 100 यूनिट। आई एम सॉरी, नेक्स्ट जो है अगर प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीज होता है 10 से ₹11 पर यूनिट, देन क्वांटिटी सप्लाइड की तरफ अगर आप देखते हो तो वो भी आपको इंक्रीज होता हुआ दिखेगा फ्रॉम 100 यूनिट्स टू 200 यूनिट्स। अगेन एक बार फिर से आप प्राइस ऑफ द कमोडिटी को देखो, 11 रुपीज पर यूनिट से बढ़ के कितना हो गया? 12 रुपीज पर यूनिट। देन क्वांटिटी सप्लाइड ऑल्सो इंक्रीजेस फ्रॉम 200 यूनिट्स टू 300 यूनिट्स। एक बार और प्राइस ऑफ द कमोडिटी 12 रुपए पर यूनिट से बढ़ करके 13 रुपीज पर यूनिट हुआ है। क्वांटिटी सप्लाई 300 यूनिट से इंक्रीज होकर के 400 यूनिट्स हो चुका है। यहाँ पे इस टेबल को देखने पर हमको समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीज करेगा, क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो भी मार्केट में क्या होगा? इंक्रीज होगा। इसी ये पॉजिटिव रिलेशन को बता रहा है। यहाँ पे लॉ ऑफ सप्लाई हमारा एक बार और प्रूफ हो रहा है टेबल की मदद से। अब इन्हीं वैल्यूज को जब हम ग्राफ में प्लॉट करते हैं तो देखो एक्स एक्सिस में हमने क्वांटिटी लिया हुआ है यूनिट वाइज, और वाई एक्सिस में हमने प्राइस लिया हुआ है रुपीज में। यहाँ पे जब आप सप्लाई कर्व ड्रॉ करोगे तो देखिए जरा कैसा शेप आता है। जब प्राइस 10 रुपीज है देन क्वांटिटी सप्लाई जो है वो कितना है? 100, यानी ये वाला पॉइंट मिलेगा। जब प्राइस बढ़ा 11 रुपीज पर यूनिट हुआ, क्वांटिटी सप्लाई भी इंक्रीज होकर 200 हो गया, तो कॉमन पॉइंट यहाँ पे है। 12 रुपीज पर यूनिट पे क्वांटिटी सप्लाइड है 300 यूनिट्स, कॉमन पॉइंट यहाँ। और 30 रुपीज पर यूनिट पे क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो बढ़ करके हो गया है 400 यूनिट्स, यानी कि जो पॉइंट मिल रहा है वो यहाँ मिलेगा। अब सारे डॉट्स को सिंपली जब आप मिला दोगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन, अपवर्ड राइजिंग कर्व या लाइन मिल रहा है, अपवर्ड राइजिंग स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। और ये इसको नाम दे दिया है एसएस, और यहाँ पे एसएस जो है ये सप्लाई कर्व को बता रहा है। ये सप्लाई कर्व है जो कि अपवर्ड राइजिंग है, स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन इट्स नॉट नेसेसरी, अपवर्ड राइजिंग होना चाहिए, ठीक है। तो ये अपवर्ड राइजिंग ही है। अपवर्ड राइजिंग है मतलब ये पॉजिटिव रिलेशन को शो करता है बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई। पॉजिटिव रिलेशन मतलब प्राइस जैसे जैसे बढ़ रहा है, क्वांटिटी सप्लाई भी साथ साथ में बढ़ता चला जा रहा है। तो ये हमारा लॉ ऑफ सप्लाई जो है ये टेबल और ग्राफ से एक्सप्लेन हम लोगों ने कर लिया है। अब हमारा जो अगला और आखिरी टर्म होगा इस लॉ का, दैट इज बात करेंगे एक्सेप्शंस की। ओके, कि लॉ ऑफ सप्लाई के एक्सेप्शंस क्या है। लॉ हमारा सिंपली यही बोलता है, ठीक है, आपको सिंपली यही एक्सप्लेन कर देना है। अब है कि एक्सेप्शंस में बात क्या करने वाले हैं, तो सिंपली समझो कि एक्सेप्शन में बात करेंगे कि कहां पर, कब और कहां पर लॉ ऑफ सप्लाई आपको देखने को नहीं मिलेगा या एप्लीकेबल नहीं होगा। तो सबसे पहला जो है वो है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, ठीक है। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो हैं वहां पे आपको लॉ ऑफ सप्लाई देखने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा वो जानने वाली बात है। तो समझ लो लॉ क्या बोलता है। लॉ बोलता है कि देखो प्राइस बढ़ेगा तभी इसके रिस्पॉन्स में सप्लाई बढ़ेगा, और बोलता है कि प्राइस घटेगा तो इसके रिस्पॉन्स में सप्लाई भी घटेगा। लॉ हमारा ये कहता है, लेकिन कह रही हूं कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट में ये लागू नहीं होगा, बिकॉज जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं वो आपके वहां पर नेचुरल
जो फैक्टर्स हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर मान लेते हैं कि किसी भी तरह का कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया है, सपोज करो लाइक बारिश नहीं हुई है, ठीक है, सूखा पड़ गया है, या फिर बहुत ज्यादा बारिश हो गई है, तो इन सारे सिचुएशन में क्या हो रहा है कि जो आपके एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, उनकी खेती, उनकी जो फार्मिंग है वो अफेक्टेड हो जाएंगे। उस सिचुएशन में प्राइस कम हो या ना हो, बट क्वांटिटी सप्लाइड जो है मार्केट में वो घट जाए, ठीक है। तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में आपका लॉ ऑफ सप्लाई देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे और भी बहुत फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं। उस सिचुएशन में अगर कोई नेचुरल डिजास्टर जैसी बात हो जाती है तो फिर आपको लॉ ऑफ सप्लाई देखने को नहीं मिलने वाला है। नेक्स्ट जो गुड है या जो अगला टर्म है दैट इज गुड्स हैविंग सोशल डिस्टिंक्शन, मतलब वैसे गुड्स जो सोशल डिस्टिंक्शंस को इंडिकेट करते हो, उस तरह के गुड्स में भी आपका लॉ ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल नहीं होगा। अच्छा, पहले तो जाने वाली है कि ऐसे कौन से गुड्स हैं जो सोशल डिस्टिंक्शन को इंडिकेट करते हैं। तो जैसे कि हो गया आपके लग्जरियस चीजें, ठीक है, नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो फुटानी वाली चीजें जो है वहां पे लॉ ऑफ सप्लाई लागू नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल आप कार की बात कर लो, आप डायमंड रिंग की बात कर लो, आप डायमंड सेट्स की बात कर लो, इस तरह की जो चीजें हैं वहां पे लॉ ऑफ सप्लाई काम नहीं करता है। मतलब अगर प्राइस कम भी हो गया तो क्वांटिटी सप्लाई कम हो जाए ऐसी बात नहीं है, या प्राइस बढ़ गया है तो एकदम से बहुत ज्यादा कार मार्केट में आ रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। तो उस तरह के गुड्स जो हैं जो सोशल डिस्टिंक्शंस के लिए यूज किए जाते हैं, जो समाज में अमीरी को दिखाने के लिए यूज कर रहे हैं, अमीर गरीब के अंतर को इंडिकेट कर रहे हैं, वहां पर आपका लॉ ऑफ सप्लाई जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता है। तो ये भी एक एक्सेप्शन में जाएगा। एंड द नेक्स्ट इज पेरिशेबल गुड्स। पेरिशेबल गुड्स बोलने का मतलब हो गया वैसे गुड्स जो बहुत जल्दी खराब होते हैं, जिनका लाइफ शेल्फ जो है वो बहुत लिमिटेड होता है, बहुत कम होता है। फॉर एग्जाम्पल ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, आपके मिल्क हो गए, एग्स हो गए, मटन, चिकन, बहुत सारी इस तरह की चीजें हैं जो जल्दी खराब हो जाती हैं। तो वैसे गुड्स के केस में भी लॉ ऑफ सप्लाई काम नहीं करता है। क्यों? क्योंकि अभी आप देखो, अगर इस तरह के गुड्स की कीमत मार्केट में कम हो जाती है और अगर वेंडर सोचे कि सप्लाई भी हम कम करेंगे, तो अगर वो सप्लाई कम कर देता है तो बाद में वैसे गुड्स बिल्कुल खराब हो जाएंगे, तो जो थोड़ा प्रॉफिट मिलना होता वो भी नहीं मिलेगा। तो उस सिचुएशन में प्राइस के कम ज्यादा होने से एकदम से बहुत ज्यादा सप्लाई मार्केट में नहीं हो जाता है। अगर प्राइस बढ़ा तो भी बहुत ज्यादा सप्लाई नहीं कर सकते हो, लिमिटेड ही है। एंड अगर प्राइस कम है तो सप्लाई को वेंडर जो है वो घटा नहीं पाता है, बिकॉज पेरिशेबल गुड्स हैं, पेरिशेबल है नेचर में, तो वो जल्दी खराब हो जाएगा। तो इस तरह के कुछ गुड्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं जहां पे आपका लॉ ऑफ सप्लाई काम नहीं करता, तो ये हमारे एक्सेप्शंस कहलाते हैं। और इसी के साथ हमारा जो लॉ ऑफ सप्लाई है ये फिनिश होता है। हम लोगों ने बात कर लिया लॉ ऑफ सप्लाई का मीनिंग क्या है, उसके एजम्पशंस देखे हमने, उसे एक्सप्लेन किया है टेबल और ग्राफ से, और फिर लास्ट में हमने उसके एक्सेप्शंस देखे हुए, ठीक है। इसके आगे जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।